हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मौलिक अधिकार के दूसरे भाग को। मौलिक अधिकार के पहले भाग का अर्थ है कि इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लंबा ये टॉपिक है तो एक क्लास में संभव नहीं था। तो जो पहली क्लास हुई है उसमें मैंने मौलिक अधिकार के बारे में बताया कि किस प्रकार से इसका संविधान में प्रावधान है और इसके साथ साथ कितने मौलिक अधिकार हैं, उन सब के बारे में बताया, कौन कौन से अनुच्छेद में उन्हें रखा गया है। और समता के अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, इसकी जानकारी आप लोगों को दी कि किस प्रकार से 14 से 18 तक में जो अनुच्छेद हैं उसके तहत क्या क्या है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे समता के अधिकार को मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार से आज की क्लास में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ से है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को कराया था, लास्ट अनुच्छेद 18 तक कराया था। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है यह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसके हर एक लाइन से प्रश्न बनती है। तो कौन सा अनुच्छेद किस में किसी भी अनुच्छेद में क्या है ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं वहाँ से। और जब डिटेलिंग करेंगे या डिटेल में आंसर लिखेंगे तो भी ये लिखना आवश्यक है कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे बहुत बार समझें, ध्यान से समझें और लिखें, क्योंकि लिखकर याद करेंगे तभी याद होगा। जैसे पहले अनुच्छेद हम लोग अनुच्छेद 19 को देखें। अनुच्छेद 19 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ कर दिया है। इसमें 7 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता से संबंधित है। जैसे इसमें 7 स्वतंत्रताएं दी गई हैं संविधान के अनुसार। जो पूर्व में हम लोगों का जो संविधान बना उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता को इससे समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार इससे समाप्त कर दिया गया और केवल 6 स्वतंत्रताएं हैं जो निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसमें जो सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वह है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक या व्यक्ति जो भारत में रहता है उसे अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे वो अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता है, चाहे वो भाषण देना चाहे, किसी भी प्रकार से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करना चाहे, किसी भी जानकारी को लेना चाहे, उसे सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। और प्रेस की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में ही आती है, 19A में या 19 में आती है, और यही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी प्रकार की भाषण देना, प्रचार प्रसार करना, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें प्रेस भी आता है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 में ही है, अनुच्छेद 19 में ही है। इसमें जो दूसरी बात है, जो दूसरी स्वतंत्रता है वो क्या है? बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ये सभी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन बिना हथियारों के। अगला है सभी नागरिकों को संगठन और संघ बनाने का अधिकार है। अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए या किसी प्रकार के विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन और संघ बनते हैं, तो इसका अधिकार प्राप्त है। भारत के सभी नागरिक संपूर्ण राज्य क्षेत्र में बिना किसी रोक टोक स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं। जो भारत का नागरिक है वो कहीं भी आ जा सकता है स्वतंत्रता पूर्वक। देश के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता है। भारत के अंतर्गत
कहीं भी निवास कर सकता है, कोई भी वृत्ति कर सकता है, आजीविका कर सकता है, व्यापार आदि कर सकता है। तो इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 20 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग अनुच्छेद 19 से 22 तक देखेंगे। तो 19 मैंने बताया, अब 22 में क्या है? तो 22 में जो बात है, अपराध के दोष सिद्धि के विषय के संरक्षण में, अपराध के दोष सिद्धि, जब तक किसी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसके विषय में जो संरक्षण का अधिकार है उसके संदर्भ में है। जैसे किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने उस समय लागू, अर्थात जिस समय विशेष में उस व्यक्ति की बात हो रही है या उस व्यक्ति ने कोई भी कानून का उल्लंघन जो कि उस वक्त चल रहा है, उस वक्त अधिनियमित है, इसका उल्लंघन ना किया हो। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंड दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं या अपने विरुद्ध साक्ष्य पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। यही सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हैं, जो कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे दोषी नहीं मान सकते, और जब किसी कानून का वो उल्लंघन नहीं करता उस समय विशेष में। और अगली बात है कि एक बार ही दंड दे सकते हैं किसी एक अपराध के लिए, बार बार नहीं दे सकते, और उसे अपने विरुद्ध किसी चीज़ को बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग अनुच्छेद 21 को देखेंगे, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देखें। संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। मतलब जो देश के अंदर है उनके साथ साथ कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई विदेशी भी अगर भारत के अंदर है, भारत में है, तो उसे भी ये अधिकार प्राप्त है। और आपातकाल जैसे स्थिति में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। और ये जो अधिकार है ये देशी विदेशी सभी को है। 2003 में जब 86वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 86वां, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को भी मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। ये नोट करके लिख लेंगे, प्राथमिक शिक्षा जो है अब मूल अधिकार है। और ये 2003 ईस्वी में जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसमें इसे लागू किया गया है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। अब कुछ विशेष स्थिति में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके तहत गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसको अधिकार और संरक्षण प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति अगर किसी विशेष स्थिति में गिरफ्तार होता है, चाहे वो दोषी है या नहीं है, तो उसे भी संरक्षण दिया जाएगा। जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बताना, अगर जैसे किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसे बताना होगा कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को इच्छानुसार अधिवक्ता से विचार विमर्श करने, यानी वो अपनी पसंद से वकील कर सकता है, उससे विचार विमर्श कर सकता है, तथा अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। और अपने रक्षा करने का भी उसे अधिकार प्राप्त है, वो अपने लिए बोल सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, लेकिन ये अधिकार शत्रु देश के नागरिकों के लिए नहीं है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि ये सारी सुविधाएं जो भी मिलती हैं दोषियों को, ये केवल भारत में जो व्यक्ति जो भारतीय हैं उनके लिए, लेकिन अगर कोई शत्रु देश का व्यक्ति अगर इस तरह से किसी केस में पकड़ा जाता है तो ये सारी फैसिलिटी उसके लिए नहीं है कि वो अपने लिए वकील करेगा और विचार विमर्श करेगा।
इस अनुच्छेद में निवारक निरोध कानून भी शामिल है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध कानून शामिल है। तो ये क्या है? इस कानून के तहत जो निवारक निरोध कानून है, किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति है जिस पर डाउट हो जाता है तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो कानून बने हैं, पोटा, मीसा, टाडा, रासुका इत्यादि कानून निवारक निरोधक कानून बनाए गए हैं। संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं तो अगर उन्हें छोड़ देंगे, किसी पर डाउट है तो हो सकता है वो उस दुर्घटना को अंजाम दे दे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगला हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23-24 है। 23-24 के अंतर्गत पहले 23 देखते हैं। इसमें क्या है? नागरिकों के साथ शोषण ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, किसी के साथ बलात् श्रम नहीं, जोर जबरदस्ती से काम नहीं करवाना है, इस पर ध्यान दिया गया। और ये सभी रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 23 है, जो किसी भी व्यक्ति के शोषण ना हो इसका ध्यान रखता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से याद करें कि इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या किसी जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। कोई भी व्यक्ति अर्थात बाल श्रमिक नहीं बना सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में नहीं नियुक्त कर सकता है, काम नहीं करवा सकता है, जोखिम भरे काम तो बिल्कुल नहीं करवा सकता। अगर कोई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती से काम करवाता है तो ये दंडनीय अपराध बन गया है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 30 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 25 से 30। सॉरी 28 है, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। उनतीस 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। नोट करने में कुछ मिस्टेक हुआ। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 के तहत क्या है? इसमें व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए या किसी दूसरे धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। वो धार्मिक स्वतंत्रता उसे प्राप्त है, धर्म को अपना सकता है और प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि जो भी धर्म किसी व्यक्ति का है तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। जैसे अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग प्रकार के पर्व त्योहार होते हैं या किसी प्रकार की सभाएं होती हैं तो उसका वो प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अपने धर्म से संबंधित अगर कोई कार्य करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है इसमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात ये कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं ले सकते अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, कि अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कर सकते कि वो कर देगा ही, टैक्स देगा ही। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? इसमें राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। कोई भी शिक्षण संस्थान धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकता। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29-30 में है संस्कृति और शिक्षा। अनुच्छेद 29 बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अर्थात उन पर कोई भी व्यक्ति संस्कृति थोपी नहीं जा सकती। अनुच्छेद 29 बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा कर सकता है, उसे ये अधिकार प्राप्त है। उस पर दूसरी सभ्यता, संस्कृति या लिपि को थोपा नहीं जा सकता कि नहीं आप इसी भाषा में पढ़ें लिखें, ऐसा कुछ नहीं है।
अनुच्छेद 30 बताता है कि इसमें धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों एवं संचालन का अधिकार है। अब अनुच्छेद 30 में ये भी बताया गया है कि कोई भी शिक्षण संस्थान चला सकता है, वो अपने धर्म, भाषा आदि पर आधारित या अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों एवं संचालन का अधिकार है। अब जैसे कोई अल्पसंख्यक है तो उन्हें ये सुविधा प्राप्त है कि वो अपनी भाषा लिपि के आधार पर चला सकते हैं, लेकिन ऐसे सभी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 22 में है, ये 32 में है, सॉरी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मौलिक अधिकारों का महत्व तभी होता है जब उनके प्रवर्तन के लिए कोई शक्ति कार्य करे। आपके पास मौलिक अधिकार तभी ज़्यादा महत्व रखेंगे जब उनको लागू करने की कोई शक्ति काम करे। ऐसा नहीं कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए। यह शक्ति न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका को प्राप्त है। न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं है, तो ये शक्ति जो है न्यायपालिका के ही पास है। मूल अधिकारों का यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट या याचिका दाखिल करने का अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कारणवश उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो रिट या याचिका दायर कर सकता है। अगर वो और ये इतना इसमें फैसिलिटी है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं और राज्य में करना चाहें तो हाई कोर्ट में कर सकते हैं, जिसे रिट या याचिका दाखिल करना कहते हैं। याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय निम्नलिखित रिट जारी करने की शक्ति है। अब इसके विरोध में न्यायालय रिट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को यह अधिकार है, दोनों करते हैं। अब ये रिट कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। सभी में अलग अलग बातें हैं, इसे समझें ध्यान से, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। 5 प्रकार के रिट होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतंत्र करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से उसे बंदी बनाकर रख सकते हैं, उसे बताना होगा और मजिस्ट्रेट के सामने उसे 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत भी करना होगा। गलत तरीके से किसी को भी बंदी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश दूसरा जो है वो रिट है। अब इसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था को सार्वजनिक कर्तव्य पालन की आज्ञा देना। इसमें किसी व्यक्ति या संस्था को सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा देता है। प्रतिषेध में क्या है? ये भी एक रिट है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकना। प्रतिषेध में उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या उसके नीचे जो भी न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो भी न्यायालय है, अगर उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन वो नहीं होने देता, इसको रोकता है। अगला है उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारार्थ कोई भी मामला उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। अगर नीचे किसी भी कोर्ट में कोई ऐसा केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो डायरेक्ट वो अपने पास ले सकता है या उच्च न्यायालय में वो भेज सकता है। अधिकार परीक्षा, ये क्या है? तो न्यायालय द्वारा किसी पद जिसके लिए वह व्यक्ति वांछनीय नहीं है, इसे ग्रहण करने से रोकने की आज्ञा देता है। जो बड़े बड़े पद होते हैं जिस पर व्यक्ति कार्य करते हैं, तो अगर न्यायालय को लगता है कि कोई भी व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है, अर्थात पहले कोई व्यक्ति कोई किसी ऊंचे पद विशेष पर रहकर काम कर रहा है लेकिन उस पर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध हो गया या फिर उस किसी तरह से गलत सिद्ध हो गया, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये इस पद के योग्य नहीं है तो वो उसको वहाँ से हटा सकता है। तो ये है 5 प्रकार के रिट।
और इस तरह से मौलिक अधिकार सारे मैंने आप लोगों को बताए। जितने भी प्रकार के मौलिक अधिकार थे सभी के बारे में मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को बताया। और एक प्रकार से देखें तो हर एक लाइन एक प्रश्न है। तो ये पूरा डिटेल से मैंने आपको जितने भी मूल अधिकार थे ये दिए गए हैं संविधान द्वारा, सबके बारे में डिटेल से बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। मूल अधिकारों के बारे में इसकी विशेषताओं से भी प्रश्न आते हैं, खास क्या बातें हैं इसमें। तो और अनुच्छेद 32 इस जो संवैधानिक संरक्षण से संबंधित अधिकार है उस पर सेपरेट प्रश्न आता है। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में को ज़रूर बताएं, उन्हें हेल्प होगी इससे। और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अपने कीमती सुझाव मुझे दें, ताकि मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स से। और जितने भी मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। मेरे जितने भी वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में डाले होते हैं, चाहे वो झारखंड से रिलेटेड हो, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स या हिंदी भाषा और साहित्य हो। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। जैसे जो भी विषय मैं पढ़ाती हूँ उसका एक अपना प्लेलिस्ट है और उसमें उस विषय के सारे वीडियो जितने भी मैंने अभी तक कराए हैं वो हैं। तो काफ़ी सारे वीडियो हैं, काफ़ी सारे विषयों के वीडियो हैं जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं ये आपके लिए ही करती हूँ। तो चलिए आप लोग इसका पूरा बेनिफिट लीजिए और अपने मुझे सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच।